नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। तो आज का बुलेटिन शुरू करते हैं। नरेंद्र चौहान जी सबसे पहले जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। आप कैसे हैं? कुछ और साथी भी जुड़े हैं, उनके भी नाम और कमेंट्स अगर सामने आते हैं तो हम उनको पढ़ पाएंगे। नरेश कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, नरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विमल जी जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हेटा जी जुड़ गए हैं, देवेंद्र गुलेरिया जुड़ गए हैं, कपिल सिंह गुलेरिया जुड़ गए हैं। क्या बात है, गुलेरिया गुलेरिया। हरिदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप सब लोग कैसे हैं? काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सुनील गुलाटी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप शर्मा जी आप भी जुड़ गए हमारे साथ। और जालम सिंह जी जुड़ गए हैं, दीपराम जी जुड़ गए हैं, प्रकाश चंद जी जुड़े हैं, अश्विनी जी जुड़ गए हमारे साथ, जगवीर जरयाल जी जुड़ गए हैं, सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेश कुमार कौंडल जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का। 8:55 का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। ओपीएस और सीपीएस पर प्रदेश सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। ये क्या फैसले हैं आपको बताएंगे, किस तरह से ओपीएस मिलेगी, क्या सीपीएस का होगा, क्या उनका जो है आगे काम रहेगा। इसको लेकर आज कुछ दो अलग अलग आदेश आए हैं, सरकार के निर्देश आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया है, वो अब 2024 तक यानी अगले लोकसभा चुनाव के बाद तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि ये बड़ा फैसला जो है वो चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन हिमाचल के लिहाज से देखें तो ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जेपी नड्डा, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद जिनको दूसरा कार्यकाल मिला। उस लिहाज से हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि, छोटा सा हिमाचल लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि, इसकी भी चर्चा करेंगे। कल राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो 3570 किलोमीटर की है और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 30 जनवरी को शेड्यूल्ड है, वो श्रीनगर पहुंचने वाली, कल हिमाचल पहुंचेगी। उसको लेकर कांग्रेस ने क्या क्या तैयारियां की है, क्या क्या उसमें होगा, इसकी बात भी करेंगे। उधर आपको जल्दी ही खटारा से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि एचआरटीसी ने 350 नई बसें लेने का फैसला कर लिया है। इन बसों का ट्रायल स्वयं एचआरटीसी के टॉप ऑफिसर एमडी एचआरटीसी के संदीप कुमार कर रहे हैं। और कल से फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कल जो रैली होनी है बरमाणा ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की, बीडीटीएस की, उसमें क्या क्या रहने वाला है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आपको 5G के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम ओपीएस की। और ओपीएस को लेकर हिमाचल सरकार ने आज ऑफिस मेमो जो है वो जारी कर दिया है। इसने चीफ सेक्रेटरी ने जो है इस ऑफिस मेमो को जारी करते हुए वित्त विभाग को भेजा और कहा है कि आप जल्दी एसओपी पे तैयार कीजिए, ताकि उसके आधार पर जो है ये ओपीएस दे दी जाए। 1,36,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। और ओपीएस की जो एसओपी बनाने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, यानी वित्त विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एसओपी में पुरानी पेंशन को किस तरह से लागू करना, किस फार्मूले के तहत करना है, ये तय किया जाएगा। 5वां राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, और अब इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में इसको लागू किया जाएगा। और अभी माना जा रहा है कि कर्मचारी चाहते हैं कि 1972 वाला ही जो फार्मूला है वही जो है इसमें लगाया जाए, और जिसमें 10 साल के बाद अनिवार्य शर्त है 10 साल की पेंशन के लिए। और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है, लास्ट जो आपकी सैलरी होती है लास्ट डे की या लास्ट मंथ की, उसका 50% सीधा जो है आपको पेंशन लगती है। और फैमिली पेंशन को लेकर भी वही चीज़ें होनी है। और इन सारी चीज़ों को जो है अब फाइनलाइज की जाएगा, एसओपी जारी होगी इसको लेकर, और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें जो है ये सामने आएंगी। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, जो पुराना सिस्टम था उसी के तहत चलेंगे। फैमिली पेंशन को लेकर भी हुआ है, और उधर सीपीएस को लेकर भी जो है आज एक बड़ी जो है फैसला लिया गया है। ओपीएस और सीपीएस, इसलिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं। और इसमें जो है सीपीएस को लेकर जो है ये स्पष्ट किया गया है सेक्रेटरी जीएडी की ओर से कि जितने भी सीपीएस हैं, चाहे वो मंत्रियों के साथ अटैच हैं या मुख्यमंत्री के साथ अटैच है, उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच हैं, वो किसी भी किस्म की जो फाइल है उस पर अपना जो ओपिनियन है वो सिर्फ प्रपोजल के तौर पर दे सकते हैं, और वो जो है उस पर कोई ओके उसको या अप्रूव नहीं कर सकते। ये बड़ा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्योंकि इसको लेकर बड़ी चीज़ें हैं अभी। और वो साफ कह रही है कि जो फार्मूला है वो यही है
कि उनकी जो है वो सिर्फ एक सजेशन देने वाली प्रक्रिया रहेगी और उसके अलावा उनके पास कोई ज़्यादा शक्तियां नहीं रहेंगी। वो मंत्री को सजेशन दे सकते हैं अलग से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जो है उनको शक्तियां नहीं होंगी उसमें। और मुख्यमंत्री चाहे उनको किसी के साथ भी अटैच करें, लेकिन वो किसी फाइल को मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अप्रूव नहीं कर सकते या उसमें बदलाव करने के लिए जो है ऑर्डर नहीं दे सकते। वो एक सुझाव दे सकते हैं और उस सुझाव को मानना या ना मानना जो है वो सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर है। लेकिन उनका जो सुझाव जाएगा वो मंत्री को जाएगा, वो सरकार के किसी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी या जो अधीनस्थ और दूसरा भी कर्मचारी जिसने फाइल तैयार की होगी उसको वो आदेश नहीं दे सकेंगे। ये स्पष्ट कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। और अब बात जो है अगली कर लेते हैं। जगत प्रकाश नड्डा को आज एक्सटेंशन मिल गई। माना जा रहा था कि ये ऐसा होगा और ये फैसला होगा। 2 दिन से बीजेपी की कार्यसमिति की दिल्ली में बैठक चल रही थी और उस बैठक में आज दूसरे दिन ये प्रस्ताव जो है राजनाथ सिंह ने रखा और इसको जो है ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। और ऐसे में अब जगत प्रकाश नड्डा अगले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। 9 राज्यों के भी चुनाव होने इसी दौरान बीच में, जिसमें कर्नाटक है और एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम है। इनके चुनावों तक भी वो बने रहेंगे। और ये माना भी जा रहा था ये पहले से भी, हालांकि कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। हिमाचल के लिए बड़ी बात है लेकिन चौंकाने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में भले ही हिमाचल और दिल्ली की एमसी में जो हार हुई है बीजेपी की, उसको लेकर कई चर्चाएं थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो नड्डा का जो हार जीत का रिकॉर्ड है वो 60% है अब तक को। उनकी अध्यक्षता में 120 चुनाव लड़े गए, उन्होंने 73 अब तक जीते हैं और उस लिहाज से जो है ये 60% उनका रिकॉर्ड बनता है। आप इसको फर्स्ट डिवीजन कह सकते हैं और कोई बड़ा कारण ऐसा नहीं था। और दूसरा, बीजेपी का जो अभी संविधान कहता है वो भी यही कहता है कि जब तक 50% राज्यों में चुनाव ना हो गए हों तब तक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता है। आने वाले जो 9 राज्यों के चुनाव हैं उसमें 112 लोकसभा की सीटें हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेटजी बनी है इसमें वो यही बनी है कि किस तरह से इन लोकसभा की सीटों को जीता जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया है कि हमको बूथ लेवल पर जाके कंसंट्रेट करना होगा। बीजेपी ने 1,32,000 बूथों तक अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन 72,000 बूथ ऐसे हैं बीजेपी के अपने सर्वे के अनुसार जहां बीजेपी कमज़ोर है। तो इसको लेकर जो है वो सारी कवायद हो रही है। और अगले जो साल है ये बीजेपी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर विधानसभा के चुनावों में उसको कोई बड़ा झटका लगता है, खासतौर से जो बड़ी स्टेट्स हैं केरल, एमपी या राजस्थान जैसी, अगर उसको वहाँ पे कोई झटका लगता है तेलंगाना में, तो निश्चित तौर से उसको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। लेकिन फिलहाल उसको अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए कोई जो है कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और यही वजह है कि जगत प्रकाश नड्डा एक्सटेंशन पर रहेंगे। अब ये देखना जरूर होगा कि वो पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं अपना अगला, या सिर्फ जो अभी फिलहाल की उनको 1 साल की जो एक्सटेंशन दी गई है जून तक की जो है 2024 तक की, उसके बाद कोई नया अध्यक्ष आता है। लेकिन ये फिर जाहिर है कि ये लोकसभा के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। अगर वो नतीजे भी पहले की तरह रहते हैं तो जगत प्रकाश नड्डा जो है हो सकता है कि अपना दूसरा कार्यकाल पूरा ही कर जाएं। और ऐसे में वो लाल कृष्ण आडवाणी के बाद और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। लाल कृष्ण आडवाणी वैसे 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1986 से लेकर 1991 तक रहे हैं, फिर 1993 से 1998 तक रहे हैं, उसके बाद 2004 से 6 तक रहे हैं। अमित शाह 2014 से 20 तक लगातार रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो है 2020 से लगातार अभी तक बने हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल पहुंचेगी और मीरथल और मीलवा के बीच में ये एंटर करेगी। पंजाब से जो जीटी रोड जाता है पठानकोट वाला, उससे डाइवर्ट होगी इधर काठगढ़ की ओर को। और काठगढ़ में पूजा अर्चना भी करेंगे राहुल गांधी। वहाँ अष्टकोणीय शिवलिंग, जिसको दुनिया का पहला स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, उसको लेकर, हालांकि वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, उसकी जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बीच में एक टी ब्रेक भी होगा यात्रा के लिए जो उनका शेड्यूल है। और शाम को ये 24 से 25 किलोमीटर नॉर्मली डेली इतना ही चलते हैं, तो 24-25 किलोमीटर चलने के बाद मलौट में एक जनसभा करेंगे। उसके बाद दे विल कॉल हिज डे और फिर नेक्स्ट डे जो है ये J&K में 19 तारीख को जो है एंटर कर जाएगी। ये उनकी जो यात्रा है, आपको बता दें 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से होते हुए इसको 150 दिन में 3570 किलोमीटर का सफर तय करना था। हालांकि बीच में ब्रेक्स भी आई हैं इसमें, तो अब थोड़ा सा ये टाइमिंग उस हिसाब से जो है ये बढ़ गई है। लेकिन अभी की स्थितियाँ ऐसी हैं
कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो पिछले कल से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ पे चले गए थे, प्रतिभा सिंह वहाँ पे है, तमाम मंत्री वहाँ पहुँच गए, यहाँ तक कि सुधीर शर्मा भी जो विदेश में थे वो भी लौट आए हैं और वो भी उनके भी कल इस यात्रा में हिस्सा लेने की सूचना है। एक और जो बड़ा बदलाव इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि सभी जिलों के जो कल्चरल ट्रूप्स हैं वो 24 किलोमीटर के दौरान अलग अलग फासले पर जो है वो परफॉर्म करेंगे, ताकि राहुल गांधी पूरे हिमाचल के कल्चर को भी समझ सकें और उनको जो है हिमाचल का कल्चर भी दिखाया जा सके और जो यात्रा में साथ चलेंगे उन पे भी थकान हावी ना हो। तो ये तमाम प्रबंध किए गए हैं। कल चप्पे चप्पे पर वहाँ सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है और हर पहलू पर हमारी भी नज़र रहेगी, लगातार इसको हम आप दिखाते रहेंगे आपको। अगली खबर का रुख करते हैं। अगर आप खटारा बसों से परेशान हैं, मैं तो हूँ, हालांकि मैं बसों में बहुत कम सफ़र करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये खबरें परेशान करती हैं कि क्या चलते चलते बस की टंकी गिर गई, स्टीयरिंग निकल गया या बस कहीं ब्रेक डाउन होगी, इससे यात्री परेशान होते हैं। तो अब ये परेशानी शायद बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। पिछली सरकार ने तमाम कोशिशें करी, क्यों ये दूर नहीं हो पाई मुझे नहीं पता, लेकिन HRTC के MD संदीप कुमार इस समय गोवा में हैं और नई बसों का वो ट्रायल ले रहे हैं। उनका एक वीडियो भी हमने थोड़ी देर पहले अपने पेज पर डाला, उसको आप देख सकते हैं। वो खुद चला के बसों को देख रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात पर थोड़ा सा शक है कि वो टेक्निकली उनको कितना जांच पा रहे होंगे कितना नहीं, क्योंकि एक बस के स्टीयरिंग पर बैठ के चलाना उसको और उसकी टेक्निकलिटीज़ को जानना एक अलग अलग चीज़ रहती है। लेकिन निश्चित तौर से लंबे समय से MD है तो इन चीज़ों को जानते होंगे। उन्होंने ट्रायल किया है और ये 350 बसें जो है ली जाएंगी और इससे माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक दिक्कत जो दूर हो जाएगी। इसमें 46 सीटर बसें जो हैं 175 बसें जो हैं वो 40 सीटर होंगी, 150 बसें जो है 36 सीटर होंगी और इसके अलावा 25 छोटी बसें भी ली जाएंगी। इस बार इन बसों की सप्लाई गोवा से आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, HRTC द्वारा खरीदी जाने वाली बसों की कीमतें अलग अलग हैं। बताया जा रहा है कि बसों की कीमत 27 और 28 लाख से, छोटी बसें जो है उनकी वहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर ये 50 लाख से ऊपर तक जाती है। BS6 मानक वाली ये बसें होंगी, सभी BS6 स्टैंडर्ड को पूरा करेंगी और इससे प्रदूषण का भी जो है वो इंतज़ाम हो जाएगा और ये लाभ इसके मिलेंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि जो BS6 है, विशेषज्ञों और ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार BS6 गाड़ियों में हवा में प्रदूषण के कण जो है 0.05 से घटकर 0.01 रह जाते हैं और ये नहीं पोल्यूशन कम करते, जिससे वातावरण ज़्यादा साफ रहता है। BS6 इंजन से लैस गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल होने पर प्रदूषण 75% तक कम होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक BS4 और BS3 के फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 ppm तक होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, लेकिन BS6 में ये 10 ppm तक होती है। तो चलिए ये अच्छी बात है और ये बसें अगर जल्दी आ जाएं तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब अगली खबर लेते हैं। विधायक प्राथमिकता की बैठक जो है वो पहले 30 और 31 को बुलाई गई थी, अब इसमें आंशिक बदलाव हुआ। अब ये 1 और 2 फरवरी को होंगी, 30-31 जनवरी को नहीं होंगी, 1 और 2 फरवरी को होंगी। और बाकी जो स्थितियाँ हैं, बाकी जो शेड्यूल है वो वैसे रहेगा। 1 फरवरी को सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले, ये 6 जिलों की बैठक पहले दिन होगी। अगले दिन 6 की होगी और उसमें जो है किन्नौर पहले सेक्शन में जो है कांगड़ा, किन्नौर और दोपहर बाद जो है सोलन, बिलासपुर तथा मंडी के विधायकों की जो है विधायक प्राथमिकता की बैठक ली जाएगी। ये थोड़ा सा शेड्यूल इसमें चेंज हुआ, तो इसकी जानकारी आपको देनी थी। और अगली खबरों की भी चर्चा करते हैं जी हम। अगर आप 5G को लेकर उत्साहित हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में 5G की सर्विस को शुरू होने में लगभग 1 साल लेगा। IT डिपार्टमेंट ने आज 5G सेवा करने की इच्छुक कंपनियों के साथ ये बातचीत करी है और उसमें ये तय आया है कि कम से कम 1 साल लगेगा। ज़्यादा लग सकता है लेकिन इससे कम नहीं लगेगा। तो अभी 5G के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन केबल फाइबर जो बिछाने का काम है वो शुरू हो जाएगा जल्द ही। और उसके बचाते वक्त खास ताकीद जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने टेलीकॉम कंपनियों को दी है कि पर्यावरण का उसमें ख्याल रखा जाए, चाहे वो पोल लगाने की बात हो, चाहे जो है केबल एक्सकेवेशन की काम हो। और ये भी कहा गया कि दुर्गम क्षेत्रों पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए, वहाँ के जो सिग्नल की प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। बरमाणा ट्रक यूनियन कल बिलासपुर में एक रैली करेगी और 11 बजे ये नौनी चौक के साथ लगते 4 लेन लिंक पर महासभा होगी। उसके बाद इसमें दाड़ला घाट के ट्रक ऑपरेटर भी शामिल होंगे और दोनों जिलों के ट्रक ऑपरेटर नौनी से रैली निकालते हुए DC ऑफिस बिलासपुर पहुंचेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है अपना जो है ज्ञापन वहाँ पे देंगे। और उसमें ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि सभी आएँ, अगर कोई नहीं आता है तो BDTS में जो है उसकी गाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा, उससे बाहर अगर कोई आता है तो, मतलब बाकायदा हाजिरी लगेगी इसकी। और आपको बता दें कि 33 दिन अब हो गए हैं दोनों फैक्ट्रियों को बंद हुए। अडानी ने ये
अचानक बंद कर दी थी। उसके बाद लंबा दौर बातचीत का चला, 3 बार बातचीत हुई है। बंद लिफाफे में कुछ प्रपोजल भी सरकार के पास पहुंचे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। उद्योग मंत्री को भी कल मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट किया गया था कि वो इस मामले में जो है दखल दें और एक बार फिर से मध्यस्थता करें, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इस पूरे मामले में जो है अभी कई कुछ चीज़ें बाकी हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये मामला सुलटेगा, लेकिन इनका जो आंदोलन है वो जारी है। एक अगली खबर लेंगे। एनएचएम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अब अन्य श्रेणियों के 983 पदों पर मेरिट लिस्ट में आए उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। गो अहेड कह दिया गया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद एनएचएम प्रबंधन ने उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये जो भर्ती है ये पिछली सरकार के दौरान ही होगी थी, लेकिन फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो इसको रोक दिया गया। ये अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के माध्यम से ये इस सारे शेड्यूल को जो है कैरी ऑन किया जा रहा है, तो अब ये जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन एनएचएम का जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि उनके लिए कुछ स्थायी नीति बनाई जाए, जिस तरह दूसरे जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए बनाई जाए। वो कब रेगुलर होंगे, कब उनको रेगुलर के बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उनका पेंशन का होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर वो हमेशा से टेंशन में है। तो आज इस बहाने वो मुद्दा छिड़ा है, तो अब इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। नई सरकार से उनको भी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में नई सरकार उनको एड्रेस कर सकती है। हालांकि पिछला बजट जो है ऐसे ही चला गया था कि हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और जल रक्षकों का भी मुद्दा था। आज भी जल रक्षकों का एक डेलीगेशन जो है शिमला में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से मिला है, खासतौर से मतियाना जो डिवीजन है उसके जल रक्षकों का, वहाँ 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप सोच सकते हैं, एक तो बहुत मामूली सी तनख्वाह मिलती है और 200 रुपये के हिसाब से जो है 200 रुपये भी नहीं बनते हैं इनको, 6,000 से कम मिलता है और 5500 के आसपास मिलता है, और वो भी अगर 5-5 महीने बाद मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि इनका क्या होगा। मौसम को लेकर एक बार फिर से अलर्ट है और शीतलहर का प्रकोप जारी है और वैसे भी आज सर्दी ज़्यादा है, आपने महसूस किया होगा। लेकिन कल से फिर मौसम करवट बदलेगा और अगले 4 दिनों तक यानी 20 तारीख तक जो है 18, 19, 20 और 21 तारीख जो है इसका असर रहेगा। और इसमें जो है ऊंचाई वाले एरियाज़ में फिर से बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये अनुमान ठीक होगा, क्योंकि पिछली बार भी तमाम अनुमानों के बावजूद अलर्ट वापस लेना पड़ता है। अलर्ट वापस लेने के अगले दिन बारिश और बर्फबारी हुई थी, लेकिन बारिश जितनी व्यापकता में चाहिए लोअर हिमाचल में उतनी व्यापकता में हुई नहीं थी। अभी अगर बात करें तो तापमान मैक्सिमम जगहों के जो है वो गिर रहे हुए हैं और आधे से ज़्यादा हिमाचल के जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में है। प्रदेश के अगर 7 जिलों की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले में कोल्ड वेव का अटैक बना हुआ है। कई शहरों का तापमान जमा बिंदु के नीचे चला गया है। अगर केलंग की बात करें तो केलंग का सबसे कम जो तापमान है वहाँ का क्या है, न्यूनतम तापमान वहाँ -11 डिग्री पिछले कल जो है वो दर्ज किया गया है। उसके साथ ही कुकुमसेरी का -7 है, कल्पा का -4.6 है, मनाली का -2.2 है, नारकंडा का -1.1 है, शिमला का 0.6 दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। सुंदरनगर का मिनिमम और सुंदरनगर और भुंतर का जो है न्यूनतम तापमान जो है 0.1 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। सबसे गर्म जिला अगर कोई रहा तो वो ऊना रहा और उसका न्यूनतम तापमान भी जो है 0 से नीचे था, 0.5 डिग्री जो है, यानी 1 डिग्री भाव नहीं था। हमीरपुर का 0.8 डिग्री और पालमपुर का और सोलन का न्यूनतम तापमान जो है वो 1 डिग्री के आसपास है। और दूसरी ओर अगर हम बता दें कि अगली बर्फबारी का अलर्ट आ गया है, लेकिन जो पिछली बर्फबारी के बाद व्यवस्था चौपट हुई थी वो अभी भी पटरी पर नहीं आई है। अभी भी 115 सड़कें बंद हैं, इसमें से 84 सड़कें और 2 हाईवे जो हैं वो लाहौल स्पीति के ही हैं और उनको कब जो है वो सही होते हैं नहीं होते हैं ये देखना होगा। ग्रम्फू और लोसर और दारचा से सरजू वाला जो हाईवे है वो बंद है, उसके 84 सड़कें अभी लाहौल में ही बंद है 115 में से। कुल्लू में 18, मंडी में 8 और शिमला और कांगड़ा में 2-2 सड़कें अभी भी बाधित हैं। चंबा में 1 सड़क यातायात के लिए बंद है। इस बीच मौसम विभाग ने जो है फिर से जो नया अलर्ट जारी किया, उससे निश्चित तौर से जो है पीडब्ल्यूडी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएंगी। बात एचएससी के एग्जाम की करेंगे, एचएस के एग्जाम की करेंगी। 2023 के एग्जाम का संभावित शेड्यूल जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग की ओर से इस साल होने वाले एचएस के एग्जाम की सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक फरवरी के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जाएगा और 11 जून को इसका प्रीलिम्स होगा और फिर जो है दिसंबर में जो है मेंस, इसकी जो मेन परीक्षा जो है होगी और 40,000 के आसपास से एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। औसतन रहता है इसमें, जो अभ्यर्थी होते हैं वो बैठते हैं और सबके लिए कहा गया है कि वो अपनी तैयारी जो है वो उस लिहाज से करें। और अगर किसी को दिक्कत हो तो 0177 262 4313 पर वो
आयोग से संपर्क भी कर सकते हैं। शिमला के 2 बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ये बच्चे दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 14 वर्षीय शौर्य बालिया और चेल्सी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली सना धर्मा हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। ये दोनों छात्र 27 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और वहीं सिलेक्शन होने पर जो है ये दोनों बहुत खुश हैं। निश्चित तौर से इनके स्कूल वाले भी खुश हैं और ये ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, उसमें ये सिलेक्ट हुए हैं। अब ये प्रधानमंत्री के साथ 27 तारीख को जो है दिल्ली में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इन तमाम खबरों के लिए और इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको तमाम खबरें उपलब्ध करवाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कुछ और मुद्दे जो हैं वो कल से फिर उठाना शुरू करेंगे, जो छूट गए थे पिछले सरकारों में, अब उनको भी आना है, क्योंकि सरकारें कंटिन्यूटी में होती हैं। दल सत्ता में आते जाते रहते हैं, सरकार कंटिन्यूटी में रहती है और इसलिए जो लोगों के काम है, खास तौर से कर्मचारियों के जो काम हैं और दूसरे बेरोजगारों के जो काम हैं, और ऐसे लोग जो कहने को तो रोजगार है उनके पास लेकिन उतना पर्याप्त उनको वेतन नहीं मिल पाता, उनका जो है मामला है जी। मोहित ठाकुर कह रहे हैं कि महिलाओं का 50% बना होना चाहिए, तभी घाटे में चल रहा है। नहीं देखिए, बंद क्यों होना चाहिए, अब ये तो एक बड़ा इशू हो जाएगा बंद करेगी सरकार, सरकार के ऊपर इशू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कई और ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे HRTC की घाटे को दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, अगर तबीयत से काम किया जाए तो कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।